दो हवाले रखते हैं स्पीकर साहब। वाइंड अप अब्बासी साहब, मैं आपकी कोई बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं आज। इतना मुझे हक है। दो मौजूद है नहीं। मैं बिल्कुल ठीक है। मैं आज बिल्कुल ठीक है साबिका डिप्टी स्पीकर साहब। मुराद वाइंड अप करें सब बिल्कुल ठीक है। बजट सेशन चल रहा है। बिल्कुल ठीक। अब्बासी साहब बैठे तशरीफ रखिए। ठीक है बिल्कुल ठीक। बिल्कुल अब्बासी साहब। जी अब्बासी साहब तशरीफ रखें, वाइंड अप कर। आप ही बता दें, मैं किसी की जात के ऊपर बात नहीं कर रहा। इतना तो हक है मुझे। अच्छी बात कर रहे हैं, हमने गलत बात नहीं की थी। हर कोई मुराद जारी रखें लेकिन वाइंड अप करें। जी स्पीकर साहब। ठीक है सर। स्पीकर साहब बिल्कुल ठीक है। स्पीकर साहब, फिर उसके बाद ये हुआ कि आते हैं, मिन्नतें करते हैं कि रिकवरी किसी अंदाज से नहीं हुई ना हो। अगर आप अच्छे थे और आप ठीक हो, आपने कोई करप्शन नहीं की, मैंने जो ऑडिट किया वो गलत है, तो आप मुझसे मिन्नतें करने क्यों आ जाते हैं? और मिन्नतों से तो मैंने किसी की बात माननी नहीं, मैंने अपना काम करना है। मैं अपने अल्लाह से वादा करके आया हूं कि जितना मेरे रगों में खून का आखिरी कतरा भी होगा स्पीकर साहब, मैं महरूम तबके से ताल्लुक रखता हूं, मैंने उनके लिए मेहनत करनी और हक का साथ देना है। स्पीकर साहब तीसरी चीज, यहां पे परसों जब मैं उठा बात करने के लिए, यहीं से मुझे गालियां दी गई और सामने इनके एक सीनियर रहनुमा बैठे थे। मैंने स्पीकर साहब उनको कहा कि आप ही उनको समझा दे कि कम से कम गलीज गालियां तो ना दे। तो मुझे क्या कहते स्पीकर साहब, क्योंकि वही सीनियर रहनुमा पीछे बैठे हुए बंदे के बारे में करप्शन के केसेस और फाइलें मेरे पास लेके आया था, और मुझे कहते हैं कि आप तो उनके ऊपर केसेस नहीं बनाते, तो करने दो गालियां। जी मुराद थैंक यू। स्पीकर साहब, तो ये दलील है स्पीकर साहब, आप फाइलें पकड़ाते हो। मैं आपसे कहता हूं कि गालियों में, अगर मैंने कहा है कि जेआईटी रिपोर्ट है, उसके ऊपर कौन सी गाली बनती है? मैंने अगर कहा है कि यहां पे आपने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उठाए, मैंने उसका जवाब दिया। कौन सा आप किसी को गालियां देते हैं स्पीकर साहब? फिर उसके बाद क्या होता है? थैंक यू। अभी स्पीकर साहब, अभी क्या हो रहा है स्पीकर साहब, अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है स्पीकर साहब के पार्लियामेंट के अंदर 21 तकरीरें हुई जात के हवाले से, पहले भी की है, अभी भी हुई, कोई इशू नहीं। सोशल मीडिया के ऊपर इनके लोगों की तरफ से कैंपेन चल रही है। क्या उनका डेटा नहीं होता? उनका किससे ताल्लुक है, कहां से ताल्लुक है, उसकी डिटेल्स नहीं होते? सब मौजूद है स्पीकर साहब। मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर यकीन रखता हूं। उन वर्कर्स का कोई कसूर नहीं है स्पीकर साहब, उन वर्कर्स का कोई कसूर नहीं है। उनको जो क़ियादत कहती है वो वही करते हैं। लेकिन स्पीकर साहब, अब 2 दिन से इन्होंने मेरे जो मुखालिफिन थे, और मैंने स्पीकर साहब को 3 मैसेजेस दिए हैं, मेरे मुखालिफिन कैंडिडेट को इनकी पार्टी की क़ियादत ने एक एक बंदे को फोन किया, और उन्होंने जो जवाब दिया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि आप मुराद सईद का पूछ रहे हैं, उनके वालिद साहब बाहर सऊदी अरब में मजदूरी करते थे, आज भी उसी घर में रह रहा है जिस घर में वो 7 साल पहले रहता था। आप मुराद सईद की बात करते हैं, वो मेरा मुखालिफ जरूर है, मैंने भी इलेक्शन लड़ा उसका, और मैंने स्पीकर साहब, मैं फिर रिकॉर्ड की कहूं, स्पीकर साहब को मैंने ये मैसेजेस भेज दिए हैं कल रात। लेकिन स्पीकर साहब, वहां पे जाके साजिशें, वहां पे जाके ये जो चाले जो बुन रहे हैं स्पीकर साहब, एक एक चीज का पता है। लेकिन मैं यहां पे बात क्या करना चाहता हूं स्पीकर साहब, ये बात करने का मकसद एक है। अगर तसल्ली से सुन लेते तो हो सकता है मैं मजीद आराम से बात कर लेता। लेकिन स्पीकर साहब, एक मकसद है मेरा, मेरी लीडर को 24 साल आप लोगों ने जाती तनकीद का निशाना बनाया, उनको आप नहीं रोक पाए। अगर किसी का यह ख्याल है स्पीकर साहब कि इस तरह मेरे सामने आके यहां पे आप मिन्नतें करते और अपनी लीडर को खुश करने के लिए रात को मेरे घर फ्रूट बेचते हैं, जो कि मैंने वापस कर दी, लेकिन दिन को पार्लियामेंट के आके अपनी लीडर को खुश करने के लिए चीजें लहराते हैं और जाती तकरीरें करते हैं, स्पीकर साहब, मैं अब एक्सपोज करूंगा। अगर यहां पे आप आके मेरे सामने मिन्नतें करते हैं कि आप मेरे सर 2 मिनट दीजिएगा सर, 2 मिनट मैं खत्म कर रहा हूं। अगर आप यहां पे आके मुझे मिन्नतें करते हैं कि मेरी लीडर के साथ
से पहले तकरीर कर लो, लेकिन फिर उसके बाद मुझे यहां पे निशाना बनाते और खुश होते हैं, वर्कर्स को मोटिवेट करते हैं। स्पीकर साहब, मैं एक्सपोज करूंगा। स्पीकर साहब, मैंने 4 लोगों का हवाला दिया, मैं आपको 30 और लोगों का हवाला दे सकता हूं। लेकिन स्पीकर साहब, मैं यहां पे एक काज लेके आया हूं। आपने 2016 से इस किस्म की कैंपेन की, मेरे फैमिली को निशाना बनाया, झूठा, कामयाबी नहीं मिली। 2018 में आपने कैंपेन शुरू की और आपको नाकामी का सामना करना पड़ा। मैं मजीद ज्यादा मार्जिन से इलेक्शन जीत के आया। अभी यहां पे आप मुझे मिन्नतें करते और पीछे साजिशें बुनते हैं। स्पीकर साहब, मैं एक वादा अपने रब से, अपनी कौम से, अपने लोगों से, अपनी जुमात से, अपने कायद से, अपने वर्कर से, इस ऐवान से, इस चेयर से मैं एक वादा करता हूं कि अल्लाह की कसम स्पीकर साहब, ये तो कुछ नहीं है, अगर मेरे सर पे यहां पे ये गोली भी रखते हैं ना और कहीं के स्टेटस को का साथी बन जाऊं, अल्लाह की कसम नहीं बनूंगा। स्पीकर साहब, अगर मेरा सर ये काटते, स्पीकर साहब मेरा सर काटते, कलम कर दे, मैं स्टेटस को का मुकाबला करने आया हूं, इसका साथी बनने के लिए नहीं आया। स्पीकर साहब, थैंक यू। अगर किसी का स्पीकर साहब ये ख्याल है कि ये चीज चलती रहेगी, इससे क्या होता है, 2016 में आपने शुरू किया था, पता चला कि मैं आपके सांप पे सवार हो चुका हूं। स्पीकर साहब, मैंने उसके बाद मजीद मेरी आवाज में गूंज आई, अब भी मजीद गूंज आएगी। स्पीकर साहब, मैं इंशाअल्लाह अपने कमिटमेंट से 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। पाकिस्तान बदलने का ख्वाब अपने कायद के साथ मिलकर हमने देखा था, पाकिस्तान को बदलूंगा। अपनी 2 मिनिस्ट्रीज में एक इंडिकेटर आप नहीं दिखा सकते, शुक्रिया। आपके 10 साल और मेरे 2 साल आप मुकाबला कर सके। स्पीकर साहब, ये भी जी वाइंड अप करें। जी मुराद सईद। स्पीकर साहब, जब जब आखिरी जुमला। स्पीकर साहब, जब इनसे काशिफ अब्बासी ने प्रोग्राम में पूछा कि आप मुराद को हमेशा इस किस्म की गालियां देते हैं, तो मुराद कहते कि मुराद की जबान को देखे। काशिफ ने 3 दफा सवाल किया कि मुराद ने क्या बोला है, कहते हैं कि फर्जंदी जरदारी बोला है। चलो थैंक जी। ख्वाजा साद रफीक साहब। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। अभी एक फेडरल मिनिस्टर साहब ने तकरीबन 23 मिनट पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे बात की। बहरहाल मैं सिर्फ ये बात रिकॉर्ड पे ला रहा हूँ। जनाब वाला गुजारिश ये है कि कल मैंने सोचा कि मैं बजट पे स्पीच करूं, रात को कुछ खाका भी तैयार किया, लेकिन आप यकीन करें सुबह दिल नहीं कर रहा था कि यहाँ इस ईवान में आके बात की जाए। ये हालात हो गए हैं, और ये मेरे हालात नहीं है, ये डिवाइड के दोनों तरफ ये हालात हैं। क्योंकि नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन, ये तोहमत वैसे तो माजी में भी हर हुकूमत पे, हर ईवान पे लगती रही है, लेकिन सच ये है कि जितना बेतौकीर इस ईवान को इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर में किया गया, इसकी कोई नज़ीर इससे पहले नहीं मिलती। हम यहाँ ये दुरुस्त कहा, एक पीटीआई के किसी दोस्त ने भी ये बात की, मेरी बहन नफीसा शाह साहबा ने भी अभी बात की, हम यहाँ पे एक दूसरे के गिरेबान फाड़ने तो नहीं आते, एक दूसरे की बेइज्जती करने का मैंडेट लेके तो हम यहाँ नहीं आते। लोगों ने हमें इसलिए वोट तो नहीं दिया कि हम हर वक्त एक दूसरे के अंदर कीड़े डालें, कीड़े निकालें। तनकीद करनी चाहिए, तनकीद होनी चाहिए, लेकिन तनकीद तो तब करे जब कोई सुनने वाला हो, कोई बात पे अमल करने वाला हो, कोई तजवीज़ लेने वाला हो। ऐसा कोई बंदोबस्त यहाँ मौजूद नहीं है। ठीक कहा है यहाँ पे नफीसा शाह साहबा ने कि एक ऐसे वक्त पे जब हम एट वॉर हैं, अफवाज काम कर रही हैं, जुडिशरी काम कर रही है, हेल्थ केयर वाले जो हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं, रेस्क्यू वाले, पुलिस काम कर रही है, आपने पार्लियामेंट का लॉकडाउन कर दिया। लोग ये सोचने में हक बजानिब है कि लोगों की जानें जा रही हैं, क्या सियासी क़यादत की जानें पाकिस्तान के आम लोगों से ज़्यादा कीमती हैं? कितना खौफ है कोरोना का कि हम यहाँ बात नहीं कर सकते। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, लेकिन जब हालत जंग में कौमें होती हैं, तो अगर वाकई जमहूरियत हो, वाकई वहाँ पे पार्लियामेंट फंक्शनल हो, तो फिर वहाँ पे पार्लियामेंट्स का लॉकडाउन नहीं किया जाता। सच ये है कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं। कोई इस बात को जल्दी मान गया है,
कोई इस बात को अब मान रहा है, कोई थोड़े दिन बाद मान जाएगा। वैसे तो पीटीआई की गवर्नमेंट ने बहुत बड़े बड़े एजाज़ात हासिल किए हैं पाकिस्तान की तारीख में, लेकिन जो कमाल किया है वो ये कि आपने वो वादे किए और वो नारे लगाए जिनकी तकमील का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। आपने 90 दिन में करप्शन ख़त्म करनी थी, आपने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, आपने 50 लाख घर बनाने थे, आपने सारे चोरों को, और जाहिर है कि सारे चोर बकौल आपकी अपोजिशन में हैं, उनको उल्टा लटका के उनके पेट फाड़ के उसमें से कौमी दौलत निकालनी थी, और आपने पाकिस्तान में इंसाफ का दौरा कर देना था। यह था आपका स्लोगन, और आपने पाकिस्तान की इकॉनमी को राइज करना था। और आपके लीडर फरमाते थे और बार बार ये भाषण देते थे कि जब गुर्बत बढ़े तो समझ लो कि वजीर आजम चोर है। वो फरमाया करते थे और वो बाकायदा नकलें उतारते थे कि कशकोल लेकर फिरते हैं और मुझे शर्म आती है, मैं तो खुदकुशी कर लूंगा। अल्लाह ना करे वो कभी खुदकुशी करें, लेकिन आपने पाकिस्तानी कौम को खुदकुशियों पर मजबूर जरूर करती है। आप ये देखिए, अब 2 साल हो गए आपको आए, आपको मुकाबला करना था भूख का, बेरोजगारी का, गुर्बत का, नाइंसाफी का। आपको मुकाबला करना था इंडियन एग्रेशन का, आपने मुकाबला किया सिर्फ अपोजिशन का, और उसके बाद उस आज़ाद मीडिया का जो आप पे तनकीद करता है। आपने ये भी नहीं सोचा कि ये वही लोग हैं जो आपकी हुकूमत लाने वालों में शामिल थे, आपने उनको भी टारगेट कर दिया। आज मीर शकील पाबंदे सलासल है, तो जंग और जियो तो आपका सबसे बड़ा सपोर्टर था, तब वो ठीक थे, आज वो गलत है। आपने जेलें भर दी अपने मुखालफिन से, हमें आपने चोर डिक्लेयर नोटिफाइड कर दिया, आपकी नज़र में हम सब चोर हैं। मुझे बताइए इससे पाकिस्तान को क्या मिला? आपने करप्शन की रकम जो आप बताते थे, कौन सा टका आपने रिकवर किया? आपके हालात ये हैं कि बजट सर पे है, शहबाज शरीफ को पकड़ने का बड़ा शौक था, बजट गुजार लेते। आप में इतनी कुव्वत बर्दाश्त भी नहीं है। आपने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को वहां पे ले जाके जेल के किनारे पे खड़ा कर दिया, अब अदालत से वो जमानत पर है, कोरोना का वो मुकाबला कर रहे हैं। हम में बारी बारी सारे अपनी बारी दे आए हैं, तो जनाब चेयरमैन बारी दे के फिर यहीं खड़े हैं, फिर भेज देंगे, बारी दे के फिर वापस आ जाएंगे। आपको ये हकीकत पता नहीं लगती क्या? मुझे पीपल्स पार्टी वालों को इस वक्त खुश नहीं करना, लेकिन रियलिटी यही है कि अगर ज़ियाउल हक का बदतरीन मार्शल लॉ पीपल्स पार्टी को ख़त्म नहीं कर सका, तो फिर किसी सियासी हकीकत को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये सच है।